हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल भारद्वाज ITI पर। आज दोस्तों हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं और आज का जो टॉपिक है टॉपिक 3 है। इससे पहले 2 टॉपिक पर हम वीडियो दे चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। इससे अति महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको सॉल्व कराएंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी उसको भी मैं बताते चलूँगा। तो 1000 प्लस MCQ का जो सीरीज चल रहा है, आप सभी लोग इसी तरह प्यार देते रहिए और हर एक 1-2 दिन बीच करके आपको इस वीडियो को मैं देने का प्रयास करूँगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ टॉपिक वाइज वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर पूछा गया है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्य इकाई क्या होती है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बेहद आसान है, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है किलोवाट, दूसरा ऑप्शन है किलोवोल्ट, तीसरा ऑप्शन है किलो एम्पियर और चौथा ऑप्शन है किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा की जो वाणिज्य इकाई होती है किलोवाट हावर होती है, यानी कि किलोवाट घंटा होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। पहला का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 1 kWh इक्वल टू कितना होता है, ठीक है। 1 kWh इक्वल टू कितना होता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी के साथ चूज किए और ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है 1 कूलम प्रति सेकेंड है, यानी कि 1 कूलम प्रति सेकेंड किसके बराबर होती है, ये आपसे पूछा गया। पहला 1 वोल्ट के बराबर, दूसरा ऑप्शन है 1 एम्पियर के बराबर, तीसरा ऑप्शन है 1 वाट के बराबर, चौथा ऑप्शन है 1 ओम के बराबर। तो दूसरा का जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा। 1 कूलम प्रति सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होती है। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चूज करेंगे। और कैसे होती है थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, ठीक है। तो यहाँ पर Q यानी आवेश होती है, आवेश का मात्रा क्या होती है, कूलम होती है। तो यहाँ पर कूलम लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर टाइम का यूनिट होती है सेकेंड, तो यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो कूलम प्रति सेकेंड किसके बराबर होती है, धारा के यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो 1 एम्पियर के बराबर ये हो जाता है क्या, 1 कूलम प्रति सेकेंड, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चूज किए। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है खुले सर्किट में डॉट डॉट होती है, यानी कि ओपन सर्किट में प्रतिरोध और धारा का मान कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, प्रतिरोध तथा धारा दोनों शून्य होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रतिरोध तथा धारा दोनों अनंत होती है। तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोध शून्य तथा धारा अनंत होती है। और चौथा ऑप्शन है प्रतिरोध अनंत तथा धारा शून्य होती है। तो राइट ऑप्शन जब चूज कीजिएगा तो ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत और धारा का मान शून्य होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ओपन सर्किट में आपको R इक्वल टू अनंत हो जाता है और धारा का मान यानी कि I इक्वल टू 0 होता है, यानी कि शून्य होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी आपको क्लोज सर्किट यानी कि बंद परिपथ में पूछ देता है। तो यहाँ पर बंद परिपथ जब रहेगी तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है और धारा का मान अनंत हो जाती है, जस्ट इसका अपोजिट। तो ये दोनों पोजीशन को आप ध्यान में रखिएगा, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में धारा और प्रतिरोध का मान क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा का राइट ऑप्शन डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में जब धारा इलेक्ट्रोलाइट से पास होती है तो किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करती है। तो आइए इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है तापीय प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव और चौथा ऑप्शन है प्रकाशीय प्रभाव। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा, आप सभी लोग जानते हैं जब किसी इलेक्ट्रोलाइट से धारा पास कराया जाता है तो उसमें जो है उत्पन्न जो प्रभाव होती है वो रासायनिक प्रभाव होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज करेंगे। चौथा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है विद्युत धारा की उपस्थिति का आभास कैसे होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर चमकने से, दूसरा ऑप्शन है उत्पन्न प्रभाव से, तीसरा ऑप्शन है विद्युत झटका से और चौथा ऑप्शन है चटकने की ध्वनि से।
तो जब राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो यहाँ पर पांचवा का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। विद्युत धारा का उपस्थिति का आभास उसके उत्पन्न प्रभाव से होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम पांचवा का बी के साथ चूज़ किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विद्युत आवेश की मात्रा की एसआई मात्रक क्या होती है। तो आवेश की एसआई मात्रक जो होती है कूलम्ब होती है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर शक्ति का वाट होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। धारा एम्पियर, धारा का यूनिट एम्पियर यानी कि करंट का यूनिट एम्पियर होता है, और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होती है। तो ये चारों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी छठा का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है तो वस्तु का विभव क्या होता है, यानी कि आपसे वस्तु का विभव पूछा गया। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है धनात्मक होती है, दूसरा ऑप्शन है ऋणात्मक होती है, तीसरा ऑप्शन है अनंत होती है और चौथा ऑप्शन है शून्य होती है। तो जब विद्युत धारा पृथ्वी की ओर प्रवाहित होता है तो वस्तु का जो विभव होता है वो धनात्मक होता है। तो धनात्मक राइट ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका ए के साथ चूज करेंगे। सातवां का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है, यानी कि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस का मान घटता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है टंगस्टन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है नाइक्रोम और चौथा ऑप्शन है मैग्नीज। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 8वां का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। कार्बन एक ऐसी पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है, कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके परमाणु संख्या 6 होती है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और यह जो होती है अधातु होती है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होती है, ये भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी के साथ चूज किए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पीवीसी जो होती है वो अचालक के किस वर्ग से संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ठोस अचालक, दूसरा ऑप्शन है गैसीय अचालक, तीसरा ऑप्शन है द्रव्य अचालक और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 9वां का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। जो पीवीसी होती है द्रव्य अचालक के अंतर्गत आती है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रेजिन माइकानाइट भी द्रव्य अचालक के अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। यह महत्वपूर्ण पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है अचालक पदार्थों का तापमान गुणांक का मान होता है, यानी कि इंसुलेटेड मटेरियल जो होती है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट का मान कितना होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नियत होता है, दूसरा ऑप्शन है शून्य होता है, तीसरा ऑप्शन है धनात्मक होता है और चौथा ऑप्शन है ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 10वां का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। एनटीसी का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो ऋणात्मक होती है। एनटीसी का मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके अंतर्गत अधातु आती है। ठीक है, जिसका जो मान होता है वो ऋणात्मक होती है, जबकि पीटीसी जो होती है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है, इसके अंतर्गत धातु आते हैं। तो ये मेटल से संबंधित होती है, नॉन मेटल से। ये ऋणात्मक होती है, ये धनात्मक होती है। ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सुचालक पदार्थ को आपको चयन करना है। ठीक है, तो आइए पहले इसको ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चीनी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है रेजिन, तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 11 का राइट ऑप्शन जो है सी के साथ चला जाएगा। ग्रेफाइट जो होती है वो सुचालक अधातु होते हुए भी सुचालक के अंतर्गत आती है, यानी कि विद्युत का चालन करती है। ग्रेफाइट का अन्य जो नाम होता है काला शीशा होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। और यह मुलायम और अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 11 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है? अचालक नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एबोनाइट, कांच, मार्बल और शीशा। ये 4 ऑप्शन है। जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। शीशा जो होती है वो अचालक के अंतर्गत नहीं आती है और शीशा का संकेत जो होती है पीबी से होती है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसका परमाणु संख्या जो होती है 82 होता है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर 12 का राइट ऑप्शन है हम ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है अर्धचालक पदार्थ के रूप में निम्न में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो बेहद आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे। पहला ऑप्शन है कॉपर का, दूसरा ऑप्शन है प्लास्टिक का, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन का और चौथा ऑप्शन है टंगस्टन का। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो सेमीकंडक्टर के जो अंतर्गत आता है सिलिकॉन आता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सिलिकॉन की परमाणु संख्या जो होती है 14 होती है और यह सेमीकंडक्टर होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसका संकेत जो होती है SI होती है। तो यहाँ पर 13 का राइट ऑप्शन सी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है तांबा एक धातु होती है, यानी कि कॉपर किस प्रकार की धातु होती है, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है चालक, दूसरा ऑप्शन है अचालक, तीसरा ऑप्शन है अर्धचालक और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त कोई नहीं। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 14 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। कॉपर जो होती है विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है, बात हुई है कॉपर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इसकी गलनांक जो होती है 1085 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है, तो 1085 डिग्री कभी कभी गलनांक पूछ देता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो चालकता होती है वो 5.96 गुने 10 के पावर 7 होती है। ठीक है, और आपसे अगर इसकी प्रतिरोधकता पूछेगी तो इसे आप ध्यान में रखिएगा 1.72 इंटू 10⁻⁻8 होता है। यह जो होती है प्रतिरोधकता, इसको हम ओम मीटर में व्यक्त करते हैं, जबकि चालकता को सीमेन प्रति मीटर में व्यक्त किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है कॉपर से संबंधित। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज किए, 14 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है सभी तत्व को डॉट डॉट एवं वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी कि सभी तत्वों को कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है चालक और धात्विक, धात्विक और अर्धधात्विक, चालक और अचालक, धात्विक और अधात्विक। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 15 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। सभी तत्वों को धात्विक यानी कि मेटल और अधात्विक यानी कि नॉन मेटल यानी धातु और अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में बस बार में प्रयोग किए जाने वाले धातु का क्या नाम है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट लोग का। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन है शुद्ध लोहा और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा। तो अगर बस बार का पूछा है तो यहाँ पर तांबा आप चूज कर सकते हैं। अगर तांबा अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो वहाँ पर एल्युमिनियम चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस हम तांबा को देंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 16 के हम ए के साथ चूज किए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है विद्युत धारा का प्रभाव है, यानी कि विद्युत धारा के कौन कौन से प्रभाव होते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 17 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। विद्युत धारा के ये तीनों प्रभाव होते हैं। इस पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना दिए हैं, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं। ठीक है, तो बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है वो, और इससे संबंधित आपको कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है फील्ड तीव्रता की SI यूनिट क्या होती है, यानी कि फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कूलम, दूसरा ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर,
तीसरा ऑप्शन है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 18 का राइट ऑप्शन जो है न्यूटन प्रति कूलम के साथ चला जाएगा। न्यूटन प्रति कूलम जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो राइट ऑप्शन डी में है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता है, आपको वोल्ट मीटर रहता है तो भी आप उसे चूज कर सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन में रहता है तो सही है, नहीं तो ये ऑप्शन में रहेगा अगर आपसे फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट पूछेगा तो। ठीक है, तो ये दोनों आप पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 18 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, जब एक चालक से धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं, यानी कि किस नाम से जाना जाता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है तापीय प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव और चौथा ऑप्शन है विद्युत स्थैतिक प्रभाव। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 19 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह तप्त हो जाता है, यानी कि लाल हो जाता है गर्म होकर के और ऊष्मा प्रदान करने लगता है, इसे हम तापीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 19 का राइट ऑप्शन बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होती है, यानी कि कोई कंडक्टर होती है उसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होती है, ये आपसे पूछा गया। तो आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के गति के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन के गति के कारण, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन के गति के कारण और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 20 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन के गति के कारण किसी भी कंडक्टर में धारा का प्रवाह होती है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। राइट ऑप्शन हम 20 के ए के साथ चूज कीजिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, और यह क्वेश्चन का जवाब आपको देना है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और यह क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऊष्मा की इकाई क्या होती है। तो पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है जूल, तीसरा ऑप्शन है केल्विन और चौथा ऑप्शन है सेंटीग्रेड। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका राइट आंसर रहता है तो जरूर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।